Welcome back to Optimistic Geek channel. First of all, thank you so much for making my YouTube family more than 500 in a very short span of time. एक छोटे से समय अंतराल में ही मेरे YouTube के परिवार को 500 से अधिक पहुंचाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसी तरह से हमारे कंटेंट को सपोर्ट करेंगे और अपने सभी दोस्तों से अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करेंगे और ये हमारे कंटेंट जो भी रहेंगे वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी. एंड द सेकेंड थिंग इज, आई एम extremely sorry because I could not upload the lectures uh, since last 5 days because there was some problem in my throat and I was unable to record the lectures. So I am really sorry for that. Now come to the point. Today we are going to discuss the modern history lectures. In this series we were discussing the previous chapter, which was British conquest of neighboring state. So in this lecture we will conclude two topics. The first one is British conquest of neighboring state and the second is revolts before 1857. In the previous lecture, in which we discussed the British conquest of neighboring states, so we have discussed three neighboring states of India who were conquered, which were conquered by British. The first one was Nepal, which was conquered in 1816. The second one was Bhutan, which was conquered in 1865, and the third one was Afghanistan, which was conquered in 1880. Now, in this lecture, we will discuss Burma and Tibet. Burma was captured in at 1885, and then तिब्बत इज कॉन्क्वर्ड इन 1904. तो आधुनिक इतिहास के इस सीरीज में हमने जो चैप्टर अभी पिछले लेक्चर में देखा वो था कि ब्रिटिश विजय, मतलब कि जो आपके पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, तो पड़ोसी राज्यों पर ब्रिटिश की विजय हमने पढ़ा. उसमें हमने 3 पड़ोसी राज्यों पर ब्रिटिश की विजय पढ़ ली थी, जिसमें आपका पहला था जो 1816 में, उसके बाद दूसरा आपका था भूटान जो कि 1865 में, और तीसरा आपका था अफगानिस्तान जो कि 1880 में ब्रिटिशर्स द्वारा विजय कर लिया जाता है, ब्रिटिश उस पर विजय पा लेते हैं. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आपका, सबसे पहले हम देखेंगे बर्मा जो कि 1885 में, जिस पे ब्रिटेन की विजय होती है, और इसके बाद हम देखेंगे तिब्बत जिस पे 1904 में विजय प्राप्त करते हैं ब्रिटिश. और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो है रिवोल्ट्स बिफोर 1857, यानी कि 1857 से पहले की जो क्रांतियां थी, जो विद्रोह थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. अब जब हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के पहले के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने उनको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है. उन 4 श्रेणियों में सबसे पहले हम देखेंगे रिवोल्ट्स इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, यानी बंगाल और पूर्वी भारत में होने वाले विद्रोहों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 और इसके देखेंगे कि हमने इसको 4 श्रेणियों में बांटा है. तो बाकी 3 आपकी श्रेणियां जो हैं वो हैं आपके पश्चिमी भारत में विद्रोह, उसके बाद आपका है दक्षिणी भारत में विद्रोह, और उसके बाद आपका है उत्तरी भारत में विद्रोह. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. तो अगर आपको ये लेक्चर्स समझ में आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सर्कल में शेयर जरूर करिएगा. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ अपने वॉल्यूम्स को थोड़ा हाई कर लीजिएगा, क्योंकि actually I am not unable to speak louder, okay, because I am not I am not 100% fit, but it's important to record the lectures for you all, and my target is to complete all the syllabus of general studies including pre plus mains for civil services till exam of 2024. So I have to record the lectures in any condition. तो 2024 के एग्जाम के पहले चूंकि हमको सारे लेक्चर्स अपलोड कर देने हैं, सभी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देना है, जिसमें कि प्री और मेंस दोनों रहेगा. तो उसके लिए मुझे किसी भी हाल में वीडियो को रिकॉर्ड करना था. तो आवाज़ मेरी थोड़ी इतनी शायद तेज़ नहीं होगी, क्योंकि अभी मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम्स हैं, मेरा गला भी जो बहुत साफ नहीं है. तो आप लोग थोड़ा सा अपना वॉल्यूम हाई रखिएगा. सॉरी. सो हम अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर. तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा. तो ये बात है आपकी 1820 के आसपास की.
तो क्या था कि जो बर्मा है वो विस्तारवादी नीतियों का पालन कर रहा था, यानी कि बर्मा was a expansionist power, and you know very well that Britishers were also the expansionist power, यानी कि विस्तारवादी जो शक्ति थी वो ब्रिटेन की भी थी और बर्मा की भी थी। एंड when two powers are expansionist, then the collision is must। जब दो विस्तारवादी नीतियों को लेकर चलने वाले जब शक्तियां आसपास होती हैं तो उनमें टकराव होना ही होना है। तो उसी तरीके से क्योंकि ये दोनों एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करती थी, जिसकी वजह से आपके बर्मा और ब्रिटेन में, यानी कि जो इंग्लिश कंपनी थी उसमें युद्ध होता है। सबसे पहले होता है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ये होता है 1824 से 1826 में, 1824 to 26। In 1823, the Burma army occupied Assam and Manipur and prepared to attack Chittagong। जो बर्मा आर्मी थी वो 1823 में अटैक करती है असम पे और मणिपुर पे। ठीक है, 1823 में जो बर्मा है ये अटैक करता है असम और मणिपुर। असम और मणिपुर पर अटैक करती है बर्मा आर्मी और उसको जीत लेती है, यानी कि ऑक्यूपाई कर लेती है। इन दोनों को क्या करती है? ऑक्यूपाई कर लेती है। इसके बाद ये प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपेयर्ड फॉर चिट्टागोंग। चिट्टागोंग चिटगांव जो है वहाँ पे अगली तैयारी करते हैं आक्रमण की, अगला युद्ध की तैयारी करते हैं। और चूंकि वो एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स का है, ये सभी एरिया इन पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था, तो ब्रिटिशर्स क्या होंगे? रिटेलिएट करेंगे। ब्रिटिशर्स क्या होंगे? बदला लेंगे। और जब ब्रिटिशर्स बदला लेते हैं तो युद्ध होता है और बर्मीज आर्मी जो है वो हार जाती है। ठीक है, बर्मीज आर्मी डिफीटेड बाय कंपनी एंड द बर्मीज आर्मी वाज लेड बाय महाबंदुला। तो यहाँ पे जब ब्रिटिश रिटेलिएट करते हैं तो बर्मा आर्मी जो है ये डिफीट हारती है, डिफीटेड बाय कंपनी। और बर्मा आर्मी को लीड कर रहे थे बर्मा आर्मी को लीड कर रहे हैं महाबंदुला। महाबंदुला तो जो बर्मा आर्मी इसको लीड करते थे महाबंदुला, और बर्मा आर्मी हार जाती है। और इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ यांडाबो। जब ये यहाँ पे हार गए तो जो ब्रिटिशर्स है वो फोर्स करते हैं बर्मा को साइन करने के लिए ट्रीटी, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ यांडाबो, यानी कि यांडाबो की संधि। ट्रीटी ऑफ यांडाबो, ट्रीटी ऑफ यांडाबो। नोट्स मेकिंग कोशिश करिए कि खुद करिए, आप नोट्स बनाते रहिए जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ। बाकी अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रीटी ऑफ यांदाबो। तो ट्रीटी ऑफ यांदाबो जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ यांदाबो। अब जाहिर सी बात है 1824 से 1826 तक ये फर्स्ट बर्मा वॉर होता है, 1824 टू 1826। तो 1826 में जब ये वॉर फिनिश होगा, जब ये वॉर खत्म होगा, यानी कि जब बर्मा हार जाएंगे तब वो ट्रीटी साइन करते हैं। यानी अगर इससे आपको रिलेट करें तो ट्रीटी ऑफ यांदाबो कब है? 1826 में साइन की गई थी। 1826 में यांदाबो की संधि जो थी वो साइन की गई थी। अब इसके कुछ अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो इसके प्रोविजंस में सबसे पहले आता है ट्रीटी ऑफ यांदाबो की हम बात कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ यांदाबो यानी कि यांदाबो की संधि में सबसे पहला पॉइंट आता है 1 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी। 1 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी। मतलब युद्ध के लिए हर्जाना देना होगा 1 करोड़ का। भूटान जो है, सॉरी, बर्मा जो है वो 1 करोड़ का हर्जाना देगा। और उसके अलावा भूटान बर्मा सीडेड प्रोविंस ऑफ अराकान एंड टेनासरिम। ठीक है,
तो दूसरी आती है वो सीडेड यानी कि देंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ की टेरिटरी देंगे, तो कोस्टल प्रोविंस है कहाँ का, कोस्टल यानी कि जो समुद्री किनारा होता है, तो वहाँ पे इनकी दो प्रोविंस हैं। एक आपकी है अराकान, ठीक है, और एक आपकी है टेनासरिन। क्या है, टेनासरिन, सरिम, टेनासरिन। तो ये दोनों जो हैं टेरिटरी, इसके कोस्टल प्रोविंस हैं बर्मा के, जो वो देंगे ब्रिटिशर्स को। और उसके अलावा एबंडेंट क्लेम्स ओवर, एबंडेंट क्लेम्स ओवर। अब कुछ जगहों से बर्मा को अपना क्लेम यानी कि जो उसका अपना आधिपत्य है उसको छोड़ना होता है, त्यागना होता है। कौन कौन सी जगह है, तो वो है असम, चाचर और जैंतिया। असम, चाचर और जैंतिया। असम, चाचर और जैंतिया से उनको अपना क्लेम छोड़ना होगा। एंड देन रिकॉग्नाइज मणिपुर एज इंडिपेंडेंट स्टेट। चौथा, इस ट्रीटी में बर्मा को क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज मणिपुर एज इंडिपेंडेंट स्टेट। मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करना होगा, किसको, बर्मा को। एंड नेगोशिएट अ कॉमर्शियल ट्रीटी विद ब्रिटेन। फिर यहाँ पे क्या होगी, एक कॉमर्शियल ट्रीटी होगी। और उसके अलावा आपकी होगी कि ब्रिटिश रेसिडेंट एट एवा, कैपिटल ऑफ बर्मा, वाइल पोस्टिंग अ बर्मीज कॉन्वॉय इन कलकत्ता। तो देखिए यहाँ पे अगला बात हो रही है ब्रिटिश रेसिडेंट की। ब्रिटिश रेसिडेंट कहाँ पे, आवा, एवा। एवा क्या है, कैपिटल ऑफ बर्मा। तो बर्मा की राजधानी है एवा, वहाँ पे एक ब्रिटिश रेसिडेंट होगा, ठीक है। और ये सारी आपके प्रोविजंस हैं। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि जो बर्मा की आर्मी है उनका एक कनवा यानी उनकी एक सेना की टुकड़ी जो होगी वो कलकत्ता में सर्व करेगी ब्रिटिश कंपनी को। ये सारे प्रोविजंस हैं एंडाबो की संधि के। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो जब हम द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में बात करते हैं तो ये होता है आपका 1852 से 1853, सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर 1852-53, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन 1839 ब्रिटिश रेसिडेंट एट बर्मा लेफ्ट। तो क्या होता है, अभी हमने ये इंडाबो की संधि में पढ़ा, 1826 में जो इंडाबो की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इंडाबो होता है, उसमें प्रोविजन था, लास्ट में हमने देखा था अभी, कि जो एवा कैपिटल है कहाँ की, आपके बर्मा की कैपिटल है उस टाइम की। बाद में कैपिटल शिफ्ट होती है, बट अभी क्या है, एवा है इस समय। तो वहाँ पे जो ब्रिटिश रेसिडेंट एक रहेगा, मतलब वहाँ के जो एक ब्रिटिश वहाँ रहेगा, वो ये बोलता है कि भैया मेरे साथ, हमको मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं ये लोग, मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बर्मा छोड़ के जा रहा हूँ। ये आरोप लगाते हुए जो वहाँ के ब्रिटिश रेसिडेंट थे एवा में जो, वो चले जाते हैं। कब होता है ये, 1839 में। 1839 में ब्रिटिश रेसिडेंट लेफ्ट बर्मा, sorry, and then Burma emerged as, and after that Burma emerged as major supplier of timber, which is used in shipbuilding, and tin, paper, and ivory. And deltas of Irrawaddy River became important source of rice. All these developments encouraged English to annex Burma. तो क्या होता है, इसी बीच बर्मा जो है वो एक टिंडर का एक अच्छा उत्पादक बनता है, एक बड़ा उत्पादक बनता है। और जो आपका टिम्बर है वो जहाज निर्माण में काम आता है। उसके अलावा वो और अच्छा उत्पादक बनता है टिन का, आपके पेपर का और आइवरी का। उसके साथ ही साथ जो इरावदी नदी का डेल्टा है वो एक उपजाऊ भूमि बनती है जहाँ से चावल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट जब यहाँ का विकास कार्य देखते हैं ब्रिटिशर्स, तो वो कोशिश करते हैं कि बर्मा पे अब कब्जा किया जाए, क्योंकि इससे हम फायदा ले सकते हैं।
देन इंग्लिश आर्मी अटैक्ड इन 1852। तो अब 1852 में इंग्लिश आर्मी क्या करेंगे, अटैक करेंगे। इंग्लिश आर्मी अटैक्ड इन 1852 एंड दे कैप्चर्ड रंगून, पेगू एंड रीजन अप टू टोंगो। तो क्या होता है, देखिए रंगून, पेगू और कई सारे एरिया को ये कैप्चर कर लेते हैं। रंगून हो गया, ठीक है, वही वाला रंगून, मेरे पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, वही वाला रंगून। तो रंगून हो गया, पेगू हो गया, ऐसे कुछ एरियाज को कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। और ये पेगू आपका है लोअर बर्मा, क्या है, लोअर बर्मा का एरिया है, यानी निचले बर्मा का क्षेत्र है पेगू रंगून, यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। हेंस ब्रिटिश गॉट कंट्रोल ओवर इंटायर कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये चूंकि आपका लोअर कोर्ट है, लोअर हिस्सा है बर्मा का, तो अगर आप देखें मैप में तो जो बर्मा है वो उसका जो निचला हिस्सा है वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपकी है बंगाल की खाड़ी। तो इससे क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है ऑन द इंटायर कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्योंकि इधर देखिए बांग्लादेश वाला एरिया, इधर कलकत्ता, ये सब तो भाई इंडिया वाला एरिया तो ऑलरेडी उनके हाथ में था। अब इधर बर्मा का भी जो कोस्टल एरिया है बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला, उस पर भी इनका कब्जा हो जाता है। इस तरीके से पूरा जो भी एरिया बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। एंड बर्मीज किंग मिंडन मिन फोर्स टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू मांडले। तो अब क्या होता है, अभी तक आपकी कैपिटल थी एवा, अब शिफ्ट कर दी गई मांडले। किसने शिफ्ट की, तो ये थे मिंडन मिन, कौन थे। अब इसके बाद में इस युद्ध के बाद में, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश जीत गए, उन्होंने अटैक किया, ये सारे एरिया को उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो इसके बाद जो किंग थे बर्मा के, मिंडन मिन, कौन थे, मिंडन मिन, ये शिफ्ट करते हैं कैपिटल। अब इनकी मजबूरी है, ये कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये कैपिटल अपनी यानी राजधानी का स्थानांतरण करते हैं। अब कहाँ हो जाएगी राजधानी, मांडले हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, मांडले। पहले कहाँ थी, एवा, पहले थी एवा और अब हो गई राजधानी मांडले। अब इसके बाद होता है थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। इसके बाद आपका होगा थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर आपका होता है 1885 यानी कि 1885 में। तो थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर की अगर हम बात करें तो किंग थिबा मिन वॉज इंटरव्यूइंग विद फ्रेंच इन वियतनाम टू वीकन द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एशिया। अब क्या होगा कि उस समय वहां के किंग थे, किंग थिबा मिन, कौन थे किंग थिबा मिन, ये राजा थे वहां के। और ये क्या करते हैं, ये फ्रेंच के साथ में वार्ता कर रहे हैं वियतनाम में, और क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश हैं उनकी एशिया में शक्ति को कैसे कम किया जाए, उनकी शक्ति को कैसे घटाया जाए, उनके कंट्रोल को कैसे हटाया जाए। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पता चलती है, ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं और फिर युद्ध होता है, और क्या होंगे, ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटिश वोन एंड देन ब्रिटिश अनेक्स्ड बर्मा एंड मेक इट ब्रिटिश प्रोविंस। तो इसी के साथ बर्मा पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं और उसे ब्रिटिश प्रोविंस बना देते हैं, यानी कि ब्रिटिश प्रांत तब बन जाएगा आपका बर्मा आपका ब्रिटिश प्रांत बन जाएगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे तिब्बत के बारे में। इसको वीडियो पॉज करके अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे तिब्बत के बारे में। Tibet was ruled by theocracy of Buddhist monks known as lamas and under the sovereignty of China। जो आपका तिब्बत है वहाँ पे थियोक्रेसी थी, यानी कि धर्म तंत्र था, और धर्म तंत्र में शासन था जिनका, उनको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, और उनको बोलते थे लामा। क्या बोलते थे, लामा। उनका रूल हुआ करता था, और वहाँ पे सोवेर्निटी यानी कि संप्रभुता थी चाइना की, चीन की संप्रभुता थी, और थियोक्रेसी था, वहाँ पे धर्मतंत्र था। और कौन रूल करते थे, जिनको हम बोलते थे लामा या बौद्ध भिक्षु।
अब 1904 में होता है एंग्लो तिब्बत वॉर 1904। यहाँ पे क्या होगा, एंग्लो तिब्बत वॉर, आंग्ल तिब्बत युद्ध, ये होता है 1904 में। फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं है, एक ही वॉर होता है, वहीं पे फाइनल सब कुछ हो जाता है। लहासा जो है तिब्बत की कैपिटल थी। लहासा जो है वो क्या था, तिब्बत का राजधानी थी। और वहां पे रसिया का इन्फ्लुएंस जो है वो लगातार बढ़ रहा था, रूस का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा था। तिब्बत गवर्नमेंट रिफ्यूज टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश एंड ऑफर्ड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो जब वहां पे रसिया का प्रभाव बढ़ रहा था तो ब्रिटिशर्स ने देखी वो चीज़, और तिब्बत जो कि ब्रिटिशर्स का पड़ोसी है और ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा उस समय कंपटीटर के नाम पे अगर हम देखें विस्तारवादी नीति के लिए, अगर उसके एक्सपेंशन के लिए उसका सबसे बड़ा कंपटीटर कोई था तो वो रसिया था एशिया के क्षेत्र में। तो रसिया का जो इफेक्ट था, जो इन्फ्लुएंस था, वो लगातार बढ़ रहा था लहासा पे। लहासा है कैपिटल आपकी तिब्बत की। तो वहां पे लगातार उसका प्रभाव बढ़ रहा था। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो ब्रिटिश हैं यानी इंग्लिश कंपनी है, वो तिब्बत से नेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन जो तिब्बत है वो नेगोशिएट करने से मना कर देता है और उनको बोलता है भैया अहिंसावादी मार्ग हम अपनाएंगे, हमको ना युद्ध करना ना कुछ करना, सारी चीज़ों से वो मना कर देते हैं। देन कर्नल यंग हबंड मार्च टूवर्ड्स लहासा इन 1904 एंड दलाई लामा फेड। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे होगी अब एंग्लो तिब्बत वॉर यानी कि आंग्ल तिब्बत युद्ध होगा 1904 में। क्या समस्या यहाँ पे आती है कि रसिया का प्रभाव बढ़ रहा है, ये हमने भेजा कि भैया देखो आप रसिया से ना बातचीत करो, हम तो ये रास्ता अपनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, ऑफर करते हैं अपनी सारी चीज़ें। लेकिन तिब्बत के लोग, तिब्बत के जो रूलर हैं यानी जो धर्मतंत्र को वहाँ लामा होते थे, धर्मतंत्र के जो रूल करते हैं लामा, वो उस चीज़ से मना कर देते हैं और अहिंसावादी मार्ग के बारे में उनको समझाते हैं। उसके बाद में कर्नल यंग हवैंड हैं, ठीक है, कर्नल हैं जिनका नाम है यंग हवैंड। यंग हवैंड जो है कर्नल हैं, ये मार्च करेंगे लहासा की तरफ। मार्च टुवर्ड्स लहासा इन अगस्त 1904। अगस्त 1904, 1904 अगस्त, 1904 के अगस्त में वो करते हैं। और दलाई लामा जो वहाँ के, लामा मतलब वहाँ के जो रूलर थे, दलाई लामा, दलाई लामा फ्लेड, वो वहाँ से भाग जाते हैं दलाई लामा। और उसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ लहासा। ये क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे ट्रीटी ऑफ लहासा ऑन तिब्बत। ट्रीटी ऑफ लहासा क्या होता है, इसमें फॉरेन अफेयर्स ऑफ तिब्बत, यानी कि जो फॉरेन अफेयर्स है तिब्बत के, विदेशी जो मामले उन पर कंट्रोल हो जाएगा ब्रिटिशर्स का, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स की अगर हम बात, इसमें ट्रीटी ऑफ लहासा की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है फॉरेन अफेयर्स, ये आ जाएगा ब्रिटिशर्स के हाथ में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है तिब्बत विल पे वार इंडिनिटी ऑफ 75 लाख, 75 लाख का जो युद्ध का हर्जाना है वो देना होगा, और ये देना होगा 1 लाख पर एनम, यानी हर वर्ष 1 लाख रुपए देने हैं। यानी कितने साल तक देना होगा भाई, हमको टोटल 75 लाख देना और 1 लाख रुपए हमको हर साल देना, यानी कि 75 लाख रुपए हमको 75 साल में देने हैं। तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए होगी कि भाई हम हर साल 1 लाख, आप हमको 1 लाख दोगे, इसकी क्या गारंटी है। तो उसके लिए भूटान और सिक्किम के बीच का एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में क्या रखते हैं, वो है चुम्बी वैली। चुम्बी वैली जो है आपका सिक्किम और भूटान के बीच में, सिक्किम एंड भूटान, ये तिब्बत का एक क्षेत्र था चुम्बी वैली। क्या था, चुम्बी वैली, यानी चुम्बी की चुम्बी घाटी, और वो कहाँ पे है, सिक्किम और भूटान के बीच में है। तो उस पर उसको कब्जा कर लेते, उसको ऑक्यूपाई कर लेती है इंडियन गवर्नमेंट, और उसमें इंडियन गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेती है कितने साल के लिए, 75 साल के लिए, ठीक है। कि भाई 75वें साल जब आप अपना आखिरी 1 लाख वाली किस्त देंगे तो हम ये चुम्बी वाली आपको वापस कर देंगे।
एंड तिब्बत विल रिस्पेक्ट द फ्रंटियर ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम का जो फ्रंटियर है उसकी रिस्पेक्ट करेगा, नॉट अ बिग पॉइंट। ट्रेड मार्ट्स वुड बी ओपन एट यातुंग, यातुंग एक जगह है सिक्किम तिब्बत में, वहाँ पे ट्रेड मार्ट यानी कि जो व्यापार के लिए मार्ट है वो खोले जाएंगे। तिब्बत विल नॉट ग्रांट any concession for railways, roads, telegraph, etc. to any foreign state, but will give Great Britain some control over। तो किसी जो भी ओवरऑल देखिए आप समझिए, कुछ चीज़ों को ना सिंपली समझना ज़्यादा आसान होता है, उसको टेक्निकली भाषा में हर जगह हमको नहीं जाना चाहिए। जैसे ये कह रहा है कि भाई जो भी आपके ट्रांसपोर्ट है, जैसे रेलवे हो गया, रोड हो गया या टेलीग्राफ हो गया, इन सब पे ना किसी और को यूज नहीं करने देंगे आप, किसी भी फॉरेन स्टेट को, बट ब्रिटिशर्स को छूट रहेगी। और जो ट्रेडमार्ट की हमने बात की थी, तो जब हम बात करते हैं ट्रेडमार्ट की यानी कि व्यापारिक मार्ट की, तो वो तीन जगह खोलने की बात होती है। एक आपका है यातुंग, एक है ग्यांत्से, यातुंग, दूसरा है ग्यांत्से, और तीसरा आपका है गंगटोक, गैंगटोक, गैंगटोक या हिंदी में गंगटोक। ये तीन जगहों पे ट्रेड मार्ट खोलना होगा। तो ये सारा कुछ आपका था ट्रीटी ऑफ ल्हासा में। और इसी के साथ आपका जो है ये तिब्बत का कॉन्क्वेस्ट भी खत्म, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब उनके हाथ में ही आ गई, भाई फॉरेन अफेयर्स आपको ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ट्रेडमार्ट में भी ट्रेडमार्ट भी ब्रिटिशर्स के लिए रहेगा। और उसके अलावा जो कोई भी जो रोडवेज है, रेलवेज है, टेलीग्राफ है, सारी चीज़ों पे और कोई स्टेट, नेबरिंग स्टेट या कोई फॉरेन स्टेट यानी कि कोई विदेशी राज्य नहीं आ सकता, उपयोग नहीं कर सकता, केवल ब्रिटिशर्स करेंगे और तिब्बत के लोग करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ में आपका ये जो चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो नेबरिंग स्टेट हैं उन पे उनका कॉन्क्वेस्ट यानी कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी विजय हमने पढ़ी थी, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेबरिंग स्टेट, वो यहाँ पे खत्म होता है और पड़ोसी राज्यों पर ब्रिटिश विजय। अब हमारा अगला चैप्टर जो है वो है रिवोल्ट्स और अपराइजिंग बिफोर 1857। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा चैप्टर है रिवोल्ट्स, अपराइजिंग बिफोर 1857। 1857 के पहले के जो भी रिवोल्ट है, जो भी विद्रोह थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनको कैटेगराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे चार कैटेगरीज में, ठीक है। जब हम रिवोल्ट बिफोर 1857 की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया का, ठीक है। सबसे पहले हम इंडिया के चार पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि एक साथ सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं, बहुत सारे हो जाएंगे, और अगर आप डिवाइड कर लेते तो इससे आसान रहेगा थोड़ा याद करना। तो सबसे पहले एक हो जाएगा ईस्टर्न इंडिया एंड बंगाल, दूसरा आपका हो जाएगा वेस्टर्न इंडिया, तीसरा आपका हो जाएगा सदर्न, और चौथा आपका हो जाएगा नॉर्दर्न। तो चार हम कैटेगरीज हम डिवाइड करते हैं, और आज के लेक्चर में हम पहली कैटेगरी देखेंगे ईस्टर्न इंडिया एंड बंगाल। और इसके अलावा उत्तरी भारत और बंगाल हम आज देखेंगे, सॉरी पूर्वी भारत और बंगाल में होने वाले जो 1857 के पहले के विद्रोह उनको हम आज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी भारत में होने वाले, दक्षिणी भारत में होने वाले और उत्तरी भारत में होने वाले सभी विद्रोह 1857 से पहले के, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के लिए, जिसका नाम है रिवोल्ट्स इन ईस्टर्न इंडिया एंड बंगाल। ईस्टर्न इंडिया एंड अगर आवाज़ थोड़ी सी धीमी लग रही है तो प्लीज़ अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बोलने पे मैं फिर बोलने की स्थिति में भी नहीं रह जाऊंगा। तो रिवोल्ट्स इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं सन्यासी
फकीर रिबिलियन, जिसको हम बोलते हैं सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह, सन्यासी या फकीर, ठीक है, सन्यासी रिबिलियन। तो आपका जो सन्यासी रिबिलियन है ये 1763 से 1800, 1763 या 1800 तक इसका टाइम पीरियड है। एक दो साल आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं मिलेगा, तो आपको एग्जैक्ट अगर सन में एक दो साल का अंतर मिलता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन में सीधा ऐसा कुछ ही ऐसे हैं जिसमें सामने से पूछ सकता है, सब में ऐसा नहीं पूछता। तो इस चीज़ के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। स्पेशली आपको ईयर थोड़ा सा मतलब एक कैलकुलेटिव स्टडी करनी है, एग्जैक्ट नहीं भी सन याद है, लेकिन आपको इतना पता हो कि 1760 के अराउंड शुरू हुआ था, ऐसा भी अगर आपको याद है तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो in सन्यासी फकीर रिबिलियन, if you will see the causes, the cause is the plunder by East India Company and famine of 1770। तो जो ब्रिटिशर्स ने लूट मार मचा रखी थी वो, और उसके अलावा जो 1770 का जो एक अकाल आता है बंगाल में, वो इसका सबसे बड़ा कारण था, सन्यासी विद्रोह का या फकीर विद्रोह का। इसको लीड कर रहे थे मूसा शाह मजनू शाह। इसके अगर हम लीडर की बात करें, लेड बाई, तो मूसा शाह मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, देवी चौधरानी ये लीडर्स थे किसके, सन्यासी रिवोल्ट के। और अगर हम बात करें तो जब यहीं पे हम एक बार पहले देख लेते हैं कि जो आपका सन्यासी रिविलियन है, इसी के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ जो थी वो किसने लिखी थी, बताइए जल्दी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था देवी चौधरानी, इन्हीं के ऊपर था, देवी चौधरानी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के दो बुक्स इस सन्यासी रिबिलियन से रिलेटेड हैं। एक तो इसी रिबिलियन पे बनाई गई आनंद मठ, और दूसरा इनका एक नॉवल इन देवी चौधरानी पे। और देवी चौधरानी का लीडर होना यहाँ पे जो महिलाओं की सहभागिता थी उस समय, उसको प्रूव करता है। और क्या होता है इसमें सन्यासी रिबिलियन में, वो क्या करेंगे, दे रेड्स ऑन कंपनीज फैक्ट्रीज एंड ट्रेजरीज, जहाँ पे उनका मतलब खजांची वाला एरिया, पैसा वाला एरिया होता था, ट्रेजरी जहाँ होती थी वहाँ पे लूटपाट किया। और उसके अलावा जो कंपनी की फैक्ट्रीज थी वहाँ पे इन्होंने रेड किया सन्यासी विद्रोह में, वहाँ पे लूटपाट की। एंड दे स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन बोगरा एंड माइमेन सिंह, माइमेन सिंह, ठीक है। इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सबसे पहली बात है इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। क्या वो क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाते हैं, स्वतंत्र सरकार बनाते हैं, कहाँ पे, बोगरा और माइमेन सिंह, बोगरा माइमेन सिंह, यहाँ पे वो स्वतंत्र राज्य बनाते हैं, स्वतंत्र सरकार बनाते हैं। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, हिंदू और मुस्लिमों का जो है वो सहभागिता बराबर रहती है। आफ्टर फेमाइन uprooted जमींदार्स, disbanded soldiers, peasants and rural poor joined सन्यासीज। तो अब देखिए, चूंकि ये शुरू हुआ था 1763 में, उसमें फेमाइन की बात नहीं हो रही, उसमें अकाल की बात नहीं हो रही। 1770 में जब अकाल पड़ता है उसके बाद कई सारे जमींदार थे जो हटा दिए गए, अपरूटेड हो गए अपनी जगह पे, फिर सोल्जर्स को हटा दिया गया था, कई सारे किसान थे, मतलब बहुत से लोग थे जिनको नुकसान हुआ, जिनके पास कुछ करने को नहीं रह गया। तो उन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह में वो शामिल हो गए सन्यासी विद्रोह में, ठीक है। उन्होंने सन्यासी विद्रोह को ज्वाइन कर लिया। और अगर हम बात करें कि सन्यासी विद्रोह को का सप्रेशन किसने किया, यानी उसका दमन किसने किया था, अगर हम बात करते हैं सप्रेशन की यानी दमन की, तो वो करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन करेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये दमन करते हैं आपके सन्यासी विद्रोह का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है चुआर रिबिलियन। क्या है,
चुआर रिविलियन, ये मिदनापुर में हुआ था 1766 के अराउंड, 1766 में आपका हुआ था चुआर रिविलियन। अगला आपका है चुआर रिविलियन या चुआर विद्रोह। दूसरा आपका है चुआर रिविलियन। ठीक है, कहाँ होता है? मिदनापुर में होता है। मिदनापुर में होगा ये 1766 से 1816 तक, 1766 से 1816 तक हुआ आपका चुआर रिविलियन मिदनापुर। और it was the revolt of Jangal Mahal, and the Chuar name came from the tribesmen Chuar. Chuar were the tribesmen of Jangal Mahal. Jangal Mahal is in Midnapur district and in some part of Bankura district of Bengal. And Chuar tribesmen were farmers and hunters. They rose against enhanced land revenue demand. तो देखिए, जो आपका चुआर विद्रोह है, ये मुख्यतः जो था चुआर जो जनजाति थी वो लोग थे इस विद्रोह में। और ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके जंगल महल के। जंगल महल एक क्षेत्र है, जंगल महल, वहाँ के थे चुआर जनजाति के लोग, जिन्होंने विद्रोह किया था। जो बढ़ती हुई रेवेन्यू की डिमांड थी, राजस्व की जो बढ़ती हुई मांग थी, उसके खिलाफ में इन्होंने विद्रोह किया था। और ये लोग फार्मर्स होते थे, हंटर्स, मतलब शिकारी थे, किसान थे ये लोग। और जो आपका जंगल महल है ये कहाँ है? तो ये आपका मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और साथ ही साथ आपका जो बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, यहाँ पे ये जंगल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंगल महल। एंड चुआर वर प्रोमिनेंट इन मनभूम एंड बाराभूम एंड स्पेशली इन हिल्स बिटवीन बाराभूम एंड घटशिला। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है जंगल महल की। जंगल महल ये कहाँ पे है? तो ये आपका है मिदनापुर में, और प्लस दूसरा आपका है बंकुरा। दूसरा आपका है बंकुरा। मिदनापुर और बंकुरा में है जंगल महल। और चुआर जो थे ये ट्राइब्समैन थे, यहाँ जंगल महल की ही ट्राइब्स थे चुआर। चुआर ट्राइब्समैन, ठीक है, ये फार्मर्स होते थे, हंटर्स होते थे, और ये जो है रेबिलियन करते हैं, विद्रोह करते हैं, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इनहेंस लैंड रेवेन्यू डिमांड। जो भू राजस्व की जो बढ़ती मांग थी उसको के खिलाफ ये करते हैं। चुआर में प्रोमिनेंट इन मनभूम एंड बाराभूम। स्पेशली ये कहाँ पे इनका प्रभुत्व था? तो ये था मनभूम एंड बाराभूम, एंड स्पेशली बिटवीन हिल्स ऑफ बाराभूम एंड घटशिला। स्पेशली इन हिल्स बिटवीन बाराभूम एंड घटशिला। बाराभूम और घटशिला के बीच में जो हिल्स पड़ती थी, खास करके वो इनका अड्डा हुआ करता था चुआर ट्राइब्समैन का। और देखा जाए तो मनभूम और बाराभूम में वो अधिक मात्रा में पाए जाते थे, और सबसे ज़्यादा वो पाए जाते थे बाराभूम और घटशिला के बीच की जो पहाड़ी थी उसमें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें चीज़ों को। तो 1768 जगन्नाथ सिंह जमींदार ऑफ घटशिला वॉज वेंट अप इन आर्म्स। तो 1768 में, अब यहाँ से आपको सब नाम भी याद रखने होंगे और कोशिश करनी है कि डेट भी आपको याद है। 1768 में जगन्नाथ सिंह है, कौन है? जगन्नाथ सिंह। ये जमींदार हैं कहाँ के? ये जमींदार हैं घटशिला के। ये घटशिला यहाँ के ये जमींदार हैं, जगन्नाथ सिंह जमींदार ऑफ घटशिला वेंट अप इन आर्म्स। ये हथियार उठाते मतलब कि विद्रोह कर देते हैं इन 1771। जिसके बाद हम बात करते हैं 1771 की। तो 1771 चुआर सरदार श्यामगंजम जो कि धड़का के हैं, सुबला सिंह कलईपाल के हैं, और दुबराज, ये लोग रिबिलियन करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ 1771 में हम कुछ चुआर सरदार्स की बात करते हैं, चुआर सरदार्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है श्यामगंजन, श्यामगंजन, और इसके बाद नाम आता है आपका सुबला सिंह, और तीसरा आपका नाम आएगा दुबराज या दबराज, दुबराज या दबराज। जो श्यामगंजन है ये आपके हैं धड़का के, और सुबला सिंह है कलईपाल के। ये हैं धड़का, ये कहाँ के हैं, धड़का के हैं, और सुबला सिंह है कलईपाल के। तो ये चुआर सरदार है जो 1771 में रिविलियन करते हैं, विद्रोह करते हैं। 1798 सिग्निफिकेंट अपराइजिंग अंडर दुर्जन और दुर्जौल सिंह। तो 1798 की अगर हम बात करें तो वहां पे हम देखते हैं दुर्जन सिंह। कौन है, दुर्जन सिंह या दुर्जौल सिंह, दुर्जन सिंह या दुर्जौल सिंह, ये अपराइजिंग करते हैं 1798 में, 1798 में। अगर हम और लीडर्स की बात करें, नोट कर लीजिए, सब कुछ यहाँ नोट करना ठीक नहीं है, इट इज वेरी टाइम टेकिंग। अदर लीडर्स वर मधाब सिंह, ब्रदर ऑफ राजा ऑफ बाराभूम, राजा मोहन सिंह जमींदार ऑफ जुरिया, एंड लक्ष्मण सिंह ऑफ डलमा। फिर से नोट कर लीजिएगा, मधाब सिंह कौन है, मधाब सिंह जो कि आपके बरभूम के राजा के भाई हैं। उसके बाद दूसरे आपके अदर लीडर्स में आते हैं, अन्य लीडर्स में, अन्य नेतृत्वकर्ता में राजा मोहन सिंह जो कि जुरिया के आपके JURIAH जुरिया, तो जुरिया के आपके जमींदार हैं राजा मोहन सिंह। और डलमा से हैं आपके लक्ष्मण सिंह, LACHMAN, लक्ष्मण सिंह ऑफ डलमा। दीज वर द अदर लीडर्स ऑफ चुआर रिविलियन। And we will discuss a revolt in Midnapur and Dalbhum. Revolt in Midnapur and Dalbhum. तो नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आगे हम बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमको कवर करनी है, नहीं तो सिलेबस आपका टाइम पे 2024 के एग्जाम के पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर कहीं पे लगता है कि मैं थोड़ी सी स्पीड, वैसे तो स्पीड कहीं ज़्यादा नहीं रहेगी, मैं बहुत धीरे धीरे आराम समझाता हूँ, बट फिर भी अगर कहीं ज़्यादा लगे तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे कैसे भी करके कोर्स कंप्लीट करना है 2024 के पहले। तो हम देखेंगे रिवोल्ट इन, इसी में चुआर रिविलियन में ही हम देखेंगे रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड डलभूम। इसमें क्या होगा, इंग्लिश टुक होल्ड ऑफ मिदनापुर इन 1760। तो 1760 में इंग्लिश यहाँ पे क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं मिदनापुर में। 1760 में, इन 1760 इंग्लिश टुक होल्ड इन मिदनापुर। इन 1772 न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। 1772 न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और इसमें लीडर्स इंपॉर्टेंट है दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ ढाल। लीडर्स की अगर हम बात करें तो ये हैं जगन्नाथ सिंह एंड दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल एंड दामोदर सिंह। These were the important ruler of important leaders of revolt in मिदनापुर एंड डलभूम। इसके बाद हम अगला देखेंगे हो एंड मुंडा, हो और मुंडा विद्रोह। हो एंड मुंडा अपराइजिंग in 1820 to 1837। थर्ड वन इज हो एंड मुंडा अपराइजिंग 1820 से 1837, 1820 to 1837।
चैलेंज्ड इंग्लिश सेवरल टाइम इन छोटा नागपुर एंड सिंहभूम रीजन्स। इन्होंने कई बार ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया। चैलेंज इंग्लिश सेवरल टाइम्स, कई बार इन्होंने चैलेंज किया। कहाँ पे? छोटा नागपुर एंड सिंहभूम रीजन्स। छोटा नागपुर एंड सिंहभूम रीजन्स। छोटा नागपुर एंड सिंहभूम रीजन्स जो है यहाँ पे कई बार उन्होंने किया और 1827 तक ये चलता रहा। कब तक? टिल 1827, 1827 तक उन्होंने कई बार चैलेंज किया छोटा नागपुर सिंहभूम क्षेत्र में। इसके बाद अगला हम देखते हैं क्या है पॉइंट। अगला पॉइंट है इन 1831 अगेन ऑर्गेनाइज ज्वाइंट बाई मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर। तो 1827 तक ये चलता रहा, फिर ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा अपना कमांड बढ़ाया, फिर इन लोगों का रुक गया ये बार बार चैलेंज करना इन एरियाज में। फिर 1831 में ये दोबारा से ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं। कब? 1831 में। 1831 में अगेन ऑर्गेनाइज, दोबारा से संगठित होते हैं बाई मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर। बाई मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर के मुंडा हैं, ठीक है, छोटा नागपुर के जो मुंडा ट्राइब हैं उनके द्वारा ये दोबारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, संगठित किए जाते हैं 1831 में। इन 1899 एंड 1900 मुंडाज इन रीजन ऑफ साउथ ऑफ रांची रोज अंडर बिरसा मुंडा। और ये तो हो गया आपका। इसके अलावा भी क्या होगा आगे? 1899 1900 में एक नाम आपने बहुत सुना होगा, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के लीडरशिप में ये जो रांची वाला क्षेत्र है, साउथ ऑफ रांची, वहां पे ये दोबारा से इमर्ज होते हैं, ठीक है। The Ulgun was one of the most significant tribal uprising in period of 1860 to 90। उलगुलन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसलिए मैं इसको नोट आउट भी नहीं कर रहा हूँ ना, इस पर ध्यान दे रहा हूँ। याद रखना है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में दोबारा से मुंडा जो है वो अपराइजिंग करेंगे, दोबारा से विद्रोह करेंगे। कब? 1899 से 1900। कौन होगा उस समय लीडर? बिरसा मुंडा। इसके बाद हम देखते हैं कोल अपराइजिंग। क्या है अगला आपका? फोर्थ आपका है कोल अपराइजिंग, यानी कि कोल विद्रोह। अगर हम कोल अपराइजिंग की बात करें तो ये भी होता है 1820 से 1837, 1820 से 1837। और इसमें आपको क्या होता है? देवर इनहेबिटेंट्स ऑफ छोटा नागपुर। दिस कवर्ड रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, वेस्ट पार्ट ऑफ मनभूम। तो क्या होता है? ये छोटा नागपुर में रहने वाले लोग थे। कहाँ पर रहने वाले लोग थे? इनहेबिटेंट ऑफ छोटा नागपुर, इनहेबिटेंट ऑफ छोटा नागपुर। सीएन लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। सीएन मतलब छोटा नागपुर। और इसमें कौन कौन सा एरिया आता है ये आपको देखना है। तो ये आएगा रांची, सिंहभूम, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलमऊ, पालामऊ और वेस्ट पार्ट ऑफ मनभूम। मनभूम का भी जो पश्चिमी हिस्सा था वो इसमें आता था, जहाँ पे ये लोग जो कोल जनजाति थी वो रहती थी। 1831 में क्या होता है? 1831 में लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल टू आउटसाइडर्स, हिंदू, सिख, मुस्लिम फार्मर्स स्पेशली। तो 1831 में क्या होता है? जो कोल जनजाति हैं उनसे ज़्यादातर जो लैंड है वो लेकर दे दिया जाता है आउटसाइडर्स को, कुछ बाहरी लोगों को, जो मुख्यतः हिंदू, सिख और मुस्लिम किसान थे। और जिसके चलते 1831 यानी कि 1831 में वो रेबेल करते हैं, यानी कि वो विद्रोह करते हैं। कोल्स रिसेंटेड हिल्स इन 1831 अंडर बुद्धो भगत। कोल्स रिसेंटेड हिल्स कब है? 1831, ठीक है, अंडर बुद्धो भगत, अंडर
बुद्धो भगत, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था ये बुद्धो भगत। किसका लीडर था? कोल अपराइजिंग का। तो फैक्ट आपको देखो सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है, कौन सी अपराइजिंग कहाँ की है, यानी कौन सा विद्रोह कहाँ का है और उसका लीडर कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर लीडर है आपके बुद्धो भगत। और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये था छोटा नागपुर का एरिया, जिसमें आपका आता था रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, और आपके जो मनभूम था उसका पश्चिमी हिस्सा, वेस्ट ऑफ मनभूम, ये सारा एरिया जो था वो इसमें आता था। और ये हुआ था 1820 से 1837 में। इसके बाद अगला हम देखेंगे पागलपंथी रिवोल्ट, पागलपंथी विद्रोह या पागलपंथी आंदोलन, इसको आप किसी भी नाम से देख सकते हैं। तो पागलपंथी आपका 1825 के अराउंड होता है, 1825 के अराउंड होता है। पागलपंथी अगला आपका है, फिफ्थ आपका है पागलपंथी। ये आपका होगा 1825, 1825। इसमें इसके कॉज की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ऑफ टेनेंट्स बाई जमींदार, तो जमींदारों का जो क्या बोलते हैं उसको, जो दोहन करते थे लोकल लोगों का, जमींदार शोषण करते थे, उसके खिलाफ ये आंदोलन था पागलपंथी। और इसके लीडर थे टीपू शाह। इसके लीडर अगर हम बात करें तो लीडर हैं टीपू शाह, नाम याद रखिएगा। लीडर ऑफ पागलपंथी टीपू शाह कब हुआ? 1825, 1825 में हुआ। एंड बिलोंग्स टू रिलीजियस सेक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग हेजोंग एंड गारो ट्राइब्स फाउंडेड बाय करम शाह इन नॉर्थ बंगाल। तो जो ये पागलपंथी थे वो एक रिलीजियस सेक्ट से आते थे, जो कि हेजोंग और जो गारो ट्राइब्स थी उनसे बनाया गया था। ठीक है, उनसे मिलके बना एक सेक्ट था। क्या क्या था? एक्चुअल में पागलपंथी जो है ये एक सेक्ट है, रिलीजियस सेक्ट यानी कि धार्मिक सेक्ट है, धार्मिक संप्रदाय है पागलपंथी संप्रदाय। ये बनाया गया था हजोंग और गारो ट्राइब्स को मिला के, ये बनाया गया था। गजोंग गारो ट्राइब हो गई और हेजोंग गारो ट्राइब प्लस हेजोंग ट्राइब, ये लोग थे पागलपंथीज में। और इनको ये सेक्ट किसने बनाया था? तो ये बनाया था करम शाह ने, नॉर्थ बंगाल में। करम शाह, इन्होंने नॉर्थ बंगाल में इसको बनाया था, जो बंगाल का उत्तरी हिस्सा है वहां पे ये पंथ या ये सेक्ट या संप्रदाय बना, जिसको हम पागलपंथी बोलते हैं। गारो ट्राइब और हेजोंग ट्राइब के लोग इसमें आते थे और इसको बनाया था करम शाह ने नॉर्थ बंगाल में। और इन्हीं का लड़का था ये टीपू शाह। टीपू शाह किसका लड़का है? करम शाह का लड़का है। तो ये आपको पागलपंथी से इतनी चीजें याद रखनी है। हम केवल उन्हीं चीजों को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर चीज को पढ़ने से चीजें आपकी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सो द नेक्स्ट इज रिवॉल्ट ऑफ मोमरियाज, मोमरिया विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ मोमरियाज। मोमरिया का विद्रोह ये होता है 1769 से 99, 1769 से 1799 तक होता है आपका रिवोल्ट ऑफ मोमरियाज। द पोटेंट चैलेंज टू अथॉरिटी ऑफ अहूम किंग्स ऑफ असम। तो ये जो मोमरिया थे, मोमरिया जो जनजाति है, ये असम की थी और जो असम के किंग हुआ करते थे अहूम किंग उस समय। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? चैलेंज किया पहली चीज तो किसको? अहूम किंग ऑफ अहूम किंग ऑफ असम, इनको चैलेंज किया। एंड द लो कॉस्ट पीजेंट्स हु फॉलो टीचिंग्स ऑफ अनिरुद्ध देव। तो ये कौन थे? लो कास्ट के, लोअर कास्ट के पीजेंट थे, किसान थे। ठीक है, और ये किसकी टीचिंग्स फॉलो करते थे? अनिरुद्ध देव की। किसकी टीचिंग्स फॉलो करते थे? मोमरिया जो थे वो टीचिंग्स फॉलो करते थे। टीचिंग्स किसकी फॉलो करते थे? तो वो थे आपके अनिरुद्ध देव, अनिरुद्ध देव, इनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे। अ होम रूलर रिक्वेस्टेड हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश। तो अब जब ये लगातार ये लोग मोमरिया जो हैं वो लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं असम के जो अहोम किंग थे उनके लिए, तो जो असम के अहोम किंग हैं वो ब्रिटिशर से हेल्प मांगते हैं। और इधर मोमरिया जो है वो अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं भाटियापर में, भाटियापार या भाटियापर में। ठीक है,
ये अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाएंगे, मुख्यालय बनाएंगे भाटिया पार या भाटिया पर, ठीक है। एंड इट वीकेंड किंगडम फेल टू अ बर्मीज इन्वेजन एंड फाइनली केम अंडर ब्रिटिश रूल। तो अब क्या होता है देखो, किसी एक जगह पे, जैसे आज हमारे भारत में सरकार है, अगर हम विद्रोह करते करते लगातार सरकार को परेशानियों में डालते हैं, हमें उसकी नीतियाँ नहीं पसंद आती हैं, ठीक है, हम आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वहीं अगर हम एक विद्रोह का रूप ले लें तो सरकार जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। जो सरकार कमज़ोर होती है तो आसपास के लोग हमला आसानी से कर लेते हैं मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। तो वही सीन यहाँ पे होता है। अब अहोम किंग के खिलाफ वहाँ की ही जो मोमरिया जनजाति है, जो मोमरिया लोग हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं लगातार, और उसकी वजह से वो जो अहोम किंग है उनको ब्रिटिशर से हेल्प भी मांगनी पड़ती है। तो लगातार वहाँ पे घमासान चल रहा है और सरकार स्थिर नहीं है। गवर्नमेंट जो वहाँ की थी, यानी कि जो वहाँ राजा थे, वो उतने मजबूत नहीं रह पाए उसकी वजह से, जिसके चलते वहाँ पे बर्मीज इन्वेजन होता है, यानी बर्मा की तरफ से वहाँ पे वो लोग आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बर्मा की जो सेना होती है। और फाइनली फिर क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ब्रिटिशर्स जो होंगे वो अपना कब्जा पूरी तरीके से वहाँ पे जमाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे ब्रिटिश रूल आ जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि अगर ब्रिटिश रूल नहीं आता तो अहोम किंग उसको संभाल नहीं पाते, क्योंकि अहोम किंग तो ऑलरेडी ब्रिटिश के पास चले गए ना, झुक गए उनके सामने जाके कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, भैया आइए। तो इसके बाद अगला आपका है अहोम रिवोल्ट असम, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अहोम रिवोल्ट, यानी कि अहोम विद्रोह। यहाँ तक मोमरिया तक आपका हो गया है। आगे हम देखेंगे अहोम विद्रोह, अहोम रिवोल्ट। अप्रॉक्सीमेटली 15 के अराउंड आपके हैं टोटल इसमें, जो आपका ईस्टर्न एंड बंगाल वाला एरिया है वहाँ का। तो अब हम देखेंगे अहोम रिवोल्ट। सेवेंथ आपका है अहोम रिवोल्ट। ये कब होता है, ये होता है 1828 में। तो अहोम हमको पहले ही पता है कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का है अहोम। ये हमें अभी लोगों ने पिछले में देखा, अहोम किंग कहाँ के थे, तो असम के थे। सो दे अपोज्ड कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन ऑफ असम बाय ब्रिटिश। तो अब अहोम ने देखा कि भैया हम तो इनके पास मदद दे, लेकिन ये तो हमारे अहोम को जो एरिया है असम का, उसी पे कब्जा कर रहे हैं। तो अहोम क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को लगातार अपोज करते हैं, और उसी में फिर ये करते हैं रिविलियन, यानी कि विद्रोह। और उसमें अगर हम देखें लीडर की अगर हम बात करें, तो ये लेड बाय, नेतृत्वकर्ता कौन है अहोम विद्रोह के, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है गोमधर कुंवर। क्या नाम आता है सबसे पहला, गोमधर कुंवर। एक्चुअली कुंवर है, उसको वहां बोलते थे कुंवर। तो कुंवर से आप समझ सकते हैं कि ये प्रिंस है, यानी ये कौन थे, अहोम प्रिंस थे। अहोम कौन थे, अहोम थे असम के रूलर, और उन्हीं के प्रिंस थे ये गोमधर कुंवर। ये लीड करते हैं अहोम रिवोल्ट को, अहोम विद्रोह को। और साथ ही साथ और कौन लीडर है और कौन कौन नेतृत्व करता है, तो एक है आपके धनंजय बंगोहेन, एक है आपके धनंजय बंगोहेन, बंगोहेन। और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरे आपके हैं जयराम फूकन, जयराम फूकन, जयराम फूकन। ये तीन आपके मेन लीडर थे अहोम रिवोल्ट यानी अहोम विद्रोह के। और अगर रिजल्ट की बात करें तो इट वॉज सप्रेस्ड इन 1833 बाई इंग्लिश, एंड इंग्लिश हैंडेड ओवर द अपर असम टू महाराज पुरंदर सिंह नरेंद्र। तो देखिए 1833 में, 1833 में 1833 में ये सप्रेस किया जाएगा, सप्रेस्ड बाय इंग्लिश एंड द अपर असम वाज हैंडेड ओवर टू महाराज पुरंदर सिंह। तो अपर जो असम है ये हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। मतलब जो ऊपरी असम का हिस्सा था, ऊपरी असम जो है वो ये दे देते हैं किसको, महाराज पुरंदर सिंह नरेंद्र, हैंडेड ओवर टू महाराज पुरंदर सिंह नरेंद्र। तो महाराज पुरंदर सिंह नरेंद्र को असम का ऊपरी हिस्सा जो है वो दे देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे खासी रिवोल्ट, कौन सा है, एर्थ आपका है खासी रिवोल्ट।
तो खासी रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है 1829 में। जो आपकी खासी हिल्स हैं ये वहाँ के लोग थे, ठीक है। खासी जनजाति है, खासी पहाड़ी भी है, तो एक्चुअली जो खासी पहाड़ी वहाँ पे रहने वाले लोग ही खासी जनजाति के कहे जाते हैं। और वहाँ से जो विद्रोह उसी को बोलते हैं खासी विद्रोह, जो कि 1829 में होता है। अगर हम कॉज की बात करें तो ऑक्यूपेशन ऑफ खासी हिल्स बाई इंग्लिश, तो ब्रिटिशर जो है वो खासी हिल्स पे कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये विद्रोह होता है। और अगर हम लीडर की बात करें तो वो है तीरथ सिंह। अगर हम इसके लीडर की बात करें, लेड बाय तीरथ सिंह। तीरथ सिंह was the leader of Khasi revolt. After having occupied the hilly region between Garo and Jaintia hills, English wanted to build a road linking Brahmaputra Valley with Silhat. Large number of outsiders from the plains were brought to these regions for linking this project, and Khasi, Garo, Khamptis and Singapore organized themselves against outsiders under Tirath Singh and suppressed it 1833। क्या कह रहा है ये कि तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1829 में रिवोल्ट होता है। क्यों होता है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये था कि ऑक्यूपाई करते हैं खासी हिल्स, और उसमें क्या खासियत थी कि ऑक्यूपाई करने के बाद जो वो हिली रीजन था, किसके बीच में, गारो के और जैंतिया के बीच में, वही हिली रीजन, उसी को एक्चुअल गारो खासी जैंतिया जैंतिया ऐसे है। तो बीच में आता है खासी, इधर गारो, इधर जैंतिया। तो जो ये खासी वाला एरिया था उस पर उन्होंने कब्जा किया पहली चीज तो ब्रिटिशर्स ने। तो उसी से उनको गुस्सा आई, धक्का लगा जो लोकल थे वहाँ के। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र वैली है और जो सिलहट है, ठीक है, उसके बीच में मतलब उसको लिंक करना चाहते थे। तो उसको लिंक करने के लिए उस हिल्स पे जो है डेवलपमेंट का काम होता है, चीज़ें काटी जाती, खेत वगैरह चलते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। तो उसका विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो रोड बनानी है, लिंकिंग रोड बनानी है, किसको लिंक करना है, ब्रह्मपुत्र वैली और सिलहट को। सिलहट और ब्रह्मपुत्र वैली को लिंक करने के लिए जो रोड बनानी है उसका विद्रोह करते हैं। और किसके नेतृत्व में करते हैं, तीरथ सिंह। कौन कौन विद्रोह करता है? तो एक्चुअल में देखिए, विद्रोह कौन कौन करता है उससे पहले हम ये समझ लें कि अब जब रोड बननी है, वहां पर सेटलमेंट होना है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से लोग भी आएंगे। तो उन बाहर के लोगों को भी हमें बाहर करना है, हटाना है। तो उनमें जब हम बात करते हैं तो आपका एक है खासी, ठीक है, वो तो है ही है यहाँ पे। तो खासी है, गारो ट्राइब है, और खंपति, कौन सी एक ट्राइब है, खंपति। खंपति और सिंघपो। खासी, गारो, खंपति, सिंघपो, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित होते हैं, किसके खिलाफ, आउटसाइडर, जो भी वहां पे बाहरी आए हैं उस एरिया में, उनके खिलाफ एकजुट होते हैं। किसके नेतृत्व में, तीरथ सिंह के नेतृत्व में एकजुट होते हैं। और 1833 में जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इसका दमन करती है, ठीक। नंबरिंग में कुछ कमी तो नहीं हुई है ना, नहीं हुई है। इसके बाद आपका है फैराजी आंदोलन, ठीक है। इसके बाद आपका है फराजी आंदोलन। नाइन्थ आपका आएगा फराजी आंदोलन, फराजी रिविलियन, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ये होता है 1838 से 51 तक, 1838 से 51 तक। इसका कॉज अगर हम देखें तो ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स है, यानी कि जो पीजेंट्स का जो दमन होता है, जो उनका शोषण होता है, पीजेंट्स यानी किसानों का वहाँ के, तो ये मुख्य कारण था। इसको लीड कर रहे हैं दूदू मियाँ, दादू मियाँ, एक्चुअली आई थिंक दादू मियाँ है, ठीक है, लेड बाय, बट आई थिंक दूदू मियाँ ही होना चाहिए। आप याद रखिएगा, दादू मियाँ ही याद रखिए, याद रखना आसान है, ठीक है, दादू मियाँ। फैराजी सेक्ट फाउंडेड बाई हाजी शरीयतुल्लाह ऑफ फरीदपुर। तो एक्चुअल में ये एक सेक्ट है, फैराजी क्या है, एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है, एक पंथ है। तो इसको किसने फाउंड किया था, तो ये इसके फाउंडर है हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। ही वॉज द फाउंडर ऑफ फैराजी सेक्ट।
ही वॉज द फाउंडर ऑफ फैराजी सेक्ट। और ये कहाँ के हैं? ऑफ फरीदपुर। अब देखिए क्योंकि ये फरीदपुर के हैं इसीलिए इस सेक्ट को फॉलो करने वाले क्या कहलाए? ये एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है जिसको फॉलो करने वाले लोग कहलाए फैराजी, ठीक है, या फैरेजी, क्या कहलाए? फैराजी। डूडू मियाँ की एक डूडू जो मियाँ है उनकी एक आइडियोलॉजी थी, ऑल मेन आर इक्वल एंड ऑल मेन आर इक्वल एंड दैट ऑल बिलोंग्स टू गॉड एंड वन हैज राइट टू लिवाई टैक्स ऑन इट। मतलब इनका ये कहना था कि भाई हम सब लोग, भगवान ने, खुदा ने हमको बनाया है, एक ही लोगों ने जब सबको बनाया है तो हम टैक्स वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल, इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ओवरऑल टैक्स को लेके था चीज़ें। हर कोई चाहता है भैया पैसा ना देना पड़े, बहाने कुछ भी बना दो, तो वही वो चीज़ें हैं। तो दे सेटअप पैरेलल गवर्नमेंट एंड इस्टेब्लिश्ड विलेज कोर्ट्स। तो इन्होंने सबसे पहली बात तो समानांतर सरकार बनाई, जो फैराजी थे उन्होंने समानांतर सरकार बनाई और कुछ विलेज कोर्ट्स भी स्थापित किए, गांव के कोर्ट भी उन्होंने स्थापित किए। एंड कंपनी क्रश्ड रिवोल्ट मोस्ट फैराजीज ज्वाइंट रैंक ऑफ वहाबीज। तो देखिए जो कंपनी है वो इस रिवोल्ट को दबा देती है। और देखिए देखने में इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसमें एग्जाम में घूम फिर के यही सब पूछेगा, लीडर कौन है? ठीक है, फैराजी जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो फैराजी सेक्ट है, फैराजी सेक्ट के फाउंडर कौन है? ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ खास पूछने वाला है नहीं। लीडर की अगर बात करें तो वो दादू मियाँ है, ठीक है, दैट्स इट फॉर फैराजी मूवमेंट। एंड इसके बारे में चीज़ जान ली, जब गवर्नमेंट ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जब उसने दमन किया किसका? फैराजी मूवमेंट का, तो जो मैक्सिमम फैराजी थे वो ट्रांसफर हो गए कहाँ पे? वहाबी में। ठीक है, वो कहाँ कहाँ मिल गए जाके? वहाबी में मिल गए। वहाबी अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे खोंड अपराइजिंग 1837। खोंड अपराइजिंग 1837। 1837 से 1856 खोंड अपराइजिंग ये कहाँ होती है? सबसे पहली बात तो ये एरिया पर आपको पता होना चाहिए, वो है उड़ीसा। ठीक है, पहले हम ऐसे लिखते थे, आज हम लिखते हैं ODISH, ओडिशा हम लिखते हैं, पहले हम ओडिशा करते थे। ठीक है, तो अगर इसके कॉज की बात करें तो ब्रिटिश अटेम्प्ट टू पुट टू एन एंड टू द खोंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। जो खोंड है, खोंड एक जनजाति है, एक ट्राइब है, और उनकी एक प्रैक्टिस है, यानी कि उनका एक हम लोग कहते हैं रीति रिवाज टाइप में, तो वो फॉलो करते थे ह्यूमन सेक्रीफाइस, यानी कि बलिदान करते थे, बलि चढ़ाते थे मनुष्य की। तो उसको रोकने की कोशिश की ब्रिटिश ने। ब्रिटिश जो थे उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि आप किसी जनजाति के जो उनका इंटरनल मैटर उसमें उसमें इंडल्ज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग विद्रोह करेंगे, भले ही वो लोग सही हों गलत हों, लेकिन विद्रोह तो वो करेंगे। बहुत सारी रीतियाँ कुरीतियाँ हैं, तो मतलब बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ होती हैं, कोई किसी भी रिलीजन में होती है, किसी भी सेक्ट में होती हैं। तो कुछ जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। अब कुछ बुरी प्रैक्टिसेस भी हैं, लेकिन जब उनको हटाने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोग विद्रोह करते ही हैं। अच्छे का विद्रोह करें तो भी होता है, बट बुरे का भी विद्रोह होता है बहुत सारे। जैसे अगर आप देखें तो अभी तलाक वाला मैटर था अभी कुछ ही समय पहले, तो उसमें वो तलाक विद्यत वाली जो बातें की गई, तो जाहिर सी बात है कि हर तरीके के तलाक की बात नहीं की गई। वो जो 3 तलाक एक साथ बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो प्रैक्टिस गलत है। तो उसको जब गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ कुछ लेके आया तो लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है, तो वो होता आया है हमेशा से, चाहे वो प्रैक्टिस बुरी हो, मतलब वो जो रीति रिवाज है वो गलत हो समाज के लिए, फिर भी लोग उसको फॉलो करते हैं, और गवर्नमेंट उसमें अगर इंडल्ज होती है तो गवर्नमेंट का लोग विरोध करते हैं। तो वही हाल यहाँ पे होता है। तो खोंड की एक रीति रिवाज था, उनका एक प्रैक्टिस था ह्यूमन सेक्रीफाइस का, यानी कि मानव के बलिदान का, मानव का बलि चढ़ाना, उसको रोकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके चलते ये खोंड अपराइजिंग होती, खोंड विद्रोह होता है। इन 1837 to 56 खोंड extending from Odisha to the श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम ऑफ आंध्रा रिवोल्ट अगेंस्ट कंपनी रूल। तो ओडिशा से, ये जो ओडिशा का श्रीकाकुलम है, वहाँ से विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ तक ये रिवोल्ट बढ़ता जाता है, लोग इसका विरोध
करते जाते हैं। अगर हम इसके लीडर की बात करें, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करना है। अगर हम लीडर की बात करें तो वो है चक्र बिश्नोई। अगर हम इसके लीडर की बात करें तो वो है चक्र बिश्नोई। और ये रिवोल्ट एक्चुअल में खोंड ट्राइब का है, बट इसी में आगे चल के ज्वाइन करेंगी और दो ट्राइब ज्वाइंड भाई। और कौन कौन सी दो ट्राइब ज्वाइन करती हैं? एक है घुमसर और एक है कालाहांडी। घुमसर और कालाहांडी ये भी ज्वाइन करते हैं। एंड आफ्टर चक्राज डिसअपियरेंस अपराइजिंग केम टू एन एंड। तो ये चक्र बिश्नोई आगे जाके गायब हो जाते हैं। अब इनको अंग्रेज मार दिए। तो इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। कोई कहता है कि जंगलों में कुछ डाकुओं ने लूटने के चक्कर में मार दिया, या मतलब कुल मिला के इनको लेके स्पष्ट नहीं है चीज़ें। तो चक्र बिश्नोई ओवरऑल गायब हो जाते हैं। और जब वो गायब होते हैं तो जो ये अपराइजिंग है, जो ये विद्रोह था, खोंड विद्रोह, वो समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके बाद आपका है सवरा। सवरा रिबिलियन या सेवर रिबिलियन, सवर विद्रोह। सवर विद्रोह आप इसको कह सकते हैं। ये होता है 1856 से 57, 1856 से 1857 तक होता है आपका सवरा रिबिलियन, सवरा विद्रोह। और ये कहाँ पे ये है? ये सवरा ट्राइब्समैन ऑफ पार्लिया, पार्लिया खुनेडी, पार्लिया खुनेडी ये जगह का नाम है जहाँ के ट्राइब्समैन थे सवरा। वो रिबेल करते हैं अगेंस्ट इंग्लिश, एंड इसको लीड कर रहे हैं राधा कृष्ण दंड सेना। तो सवरा ट्राइब्स हैं ऑफ पार्लिया, सवरा ट्राइब्स ऑफ पार्लिया खुमेंडी, पार्लिया खुमेडी। और ये रेबेल करते हैं अगेंस्ट, ट्राइब्स ऑफ पार्लिया खुमेडी रेबेल करते हैं अगेंस्ट इंग्लिश। और इसके लीडर हैं राधा कृष्ण दंडसेना। इसके अगर हम लीडर की बात करें, लेड बाय राधा कृष्ण दंडसेना, राधा कृष्ण दंडसेना। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आपने बहुत नाम सुना होगा संथाल रिबिलियन का। किसका नाम सुना है? संथाल रिबिलियन, जो कि आपका 1855 से 1856 होता है। सब नोट करते रहिए वीडियो पॉज करके। संथाल रिबिलियन आपका नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम में इसमें अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। संथाल रिबिलियन से, संथाल विद्रोह, ये आपका होता है 1855 टू 1856, 1855 से 1856, ठीक है। एंड कहाँ पे होता है ये? तो ये राजमहल की पहाड़ियों में। कहाँ पे? राजमहल हिल्स, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपका होता है संथाल रिबिलियन। अगर हम इसके कॉज की बात करें, अगर हम कारण की बात करें, तो एक बार देख लेते हैं, इसके कारण को समझ लेते हैं। तो ये है संथाल ट्राइब्समैन रोज अगेंस्ट लैंड एलियनेशन ऑफ दीकूज। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है दीकू। क्या आता है? दीकू। क्या होता है दीकू? तो जनरल भाषा में समझ लीजिए आउटसाइडर। क्या बोलते हैं? आउटसाइडर। जैसे आप रहते हैं अपने स्टेट में, जैसे आप बंगाल में रहते हैं और वहाँ पे कोई दिल्ली का इंसान जाता है, तो अगर हम इन ट्राइब्स के बारे में बात करें, जो संथाल ट्राइब थी, अगर उनकी लैंग्वेज में, उनकी बोली में अगर हम कहें, तो जो वो व्यक्ति दिल्ली से बंगाल गया है, तो बंगाल के लोगों के लिए वो दिल्ली वाला जो है उसको हम बोलेंगे दिकू। ठीक है, क्या बोलेंगे? दिकू, दिकू। तो तो दीकू जो थे, यानी कि जो आउटसाइडर थे, वहाँ पे आ गए थे जो राजमहल हिल्स में, उनके अगेंस्ट में ये युद्ध करते हैं, मतलब आंदोलन करते हैं।
और इसमें लीडर थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। इसमें जो इसके लीडर की अगर हम बात करें, लेड बाय सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। तो ये था आपका इसके बारे में। अगर हम बात करें संथाल कौन थे, तो पीपल ऑफ संथाल ट्राइब लिव्ड इन द रीजन बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल नोन एज दमनी कोह। ये नाम याद रखें सबसे पहले, तो हम देखेंगे क्या है। दमनी कोह, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो एरिया है ये किसके बीच में आता है, ये कहाँ आता है, तो बिटवीन बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल। बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल, बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल, इसके बीच में आता है दमनी को। और जो ये दमनी को है यहाँ पे रहती थी संथाल ट्राइब, इसी जगह पे, इसी जो दमनी को है, ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम ऐसे ही है, दमन ई को, या आप कह सकते हैं दमनी को, जो आपको आसान लगे वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दमनी को। और इसका रिजल्ट क्या होता है, कंपनी सप्रेस्ड द रिबिलियन एंड लेटर क्रिएटेड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना। तो जो ये विद्रोह होता है उसको ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, और उसके बाद संथाल परगना नाम का एक अलग जिला बना देते हैं, ठीक है। तो जो संथाल के लोग हैं उनके लिए एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं संथाल परगना। इसके बाद आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं पाइका विद्रोह, पाइका रिबिलियन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पाइका रिबिलियन या पाइका विद्रोह। पाइका रिबिलियन या पाइका विद्रोह जो आपका होता है 1817 में, 1817 में। तो पाइका विद्रोह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पाइका, देखिए यहाँ पे नाम से समझ, अगर आप समझने की कोशिश करें, आप हिंदी अगर आप समझते हैं तो शायद आप इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। पाइका, पाइका मतलब पैर, ठीक है, पैर से अगर कोई चलती है उसको हम पाइका से रिलेट कर सकते हैं, पाइका पैर है ना, रिलेट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ के हैं, तो ये उड़ीसा के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। और अभी 2017-18 में ना, जब प्रकाश जावड़ेकर आपके जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने, मतलब शिक्षा मंत्री का वो मेरे ख्याल से मानव संसाधन मंत्री ऐसे कुछ था, ठीक है। तो अब शिक्षा मंत्रालय तो बाद में बना है ना, पहले शिक्षा मंत्रालय नाम से कोई मंत्रालय ही नहीं था। तो मानव संसाधन मंत्रालय ऐसे करके था, उसके मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, मतलब उसी में शिक्षा का मामला सब उसी में आता था, संसाधन मंत्रालय वाले में ही। तो उस समय ना चर्चा में आया था, प्रकाश जावड़ेकर ने इसको काफ़ी पाइका विद्रोह के बारे में बात की थी, और ये हुआ था कि काफ़ी हिस्टोरियन ने भी कहा है कि 1857 का जो संग्राम था वो हमारे आज़ादी का द्वितीय संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो पाइका विद्रोह था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ समय के लिए उन्होंने ना अंग्रेजों को भगा दिया था अपने क्षेत्र से, मतलब, और कोई वो करने में सक्षम नहीं हुआ जो इन्होंने किया था उस समय। अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से कुछ समय, करीब एक आध साल के लिए, मतलब एक आध साल तो नहीं, करीब 8-9 महीने के लिए अपने क्षेत्र से भगा दिया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, और इसको हम पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कुछ हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकार जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पाइका विद्रोह के बारे में बात करते हैं। So they were traditional landed militia, in that means foot soldiers enjoyed rent-free land tenure for their military service and policing functions on a hereditary basis। तो ये जो है कुछ सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, और बेसिकली ये सैनिक भी आप इनको कह सकते हैं और किसान भी कह सकते हैं। होता क्या है देखिए, जैसे कोई जगह है उड़ीसा की, वहाँ पे, मतलब उड़ीसा में राजा ने एक सेना बना रखी है जिसको हम बोलते हैं पाइका सेना। तो कभी युद्ध होता है तो वो आ गए युद्ध लड़ने, ठीक है, एक सैनिक के तरीके से प्रॉपर, मतलब ठीक ठाक सैनिक होते थे। ऐसा नहीं होता था कि किसान है तो उनको सैन्य शक्ति इनके अंदर नहीं, सैन्य शक्ति होती थी, प्रॉपर एक सैनिक की तरीके से युद्ध में लड़ते थे। और इनको वेतन नहीं मिलता था, ठीक है, इनको वेतन नहीं मिलता था, लेकिन उस वेतन के बदले जो इनको जमीन, इनके पास जमीन जो थी उस पर जो खेती करते थे उस पर इनको टैक्स नहीं देना होता था,
ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू होता था, भू राजस्व होता था, उस पर इनको छूट मिली हुई थी, वही इनका समझ लीजिए वेतन था कि आपको कोई टैक्स नहीं देना, जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं वो आपका है, आप उसको खाइए, उसको बेचिए, उस पर जो भी इनकम है वो आपकी है, उसमें गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती थी। तो ये थे पाइका, जो जरूरत पड़ने पर राजा की सेना में शामिल हो जाते थे। बाकी अगर आप इनको साधारणतया देखोगे तो ये साधारणतया किसान हुआ करते थे, ठीक है, फार्मर्स हुआ करते थे, और जब युद्ध होता था तो सेना में शामिल हो जाते थे, पैदल सेना थी। तो ये थे पाइका, ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो इंग्लिश कंपनीज कंक्वेस्ट ऑफ ओडिशा इन 1803 and dethronement of Raja of Khurda had greatly reduced the power and prestige of पाइका। तो जो इंग्लिश कंपनी थी उसने 1803 में, ठीक है, 1803 में ऑक्यूपाई किया ओडिशा, उड़ीसा को ऑक्यूपाई किया 1803 में। अब जो वहाँ पे जो खुर्दा के राजा हुआ करते थे, खुर्दा जगह थी वहाँ पे, तो उन्हीं के अंडर में पाइका जो थी वो सेना थी, मतलब कि पाइका जो लोग थे वो काम करते थे कि दिन भर साल भर खेती किए, युद्ध के समय में शामिल हो गए तो वो पाइका जिनको हम कहते थे। तो वो खुर्दा के राजा के अंडर में रहते थे। किसके अंडर में थे वो सेना? खुर्दा के राजा, ठीक है, किंग ऑफ खुर्दा। तो अब क्या हुआ कि किंग ऑफ खुर्दा को ब्रिटिशर्स ने हटा दिया, ठीक है, डिथ्रोन कर दिया, किंग ऑफ खुर्दा को डिथ्रोन कर दिया, गद्दी से हटा दिया, और उड़ीसा पे कब्जा कर लिया 1803 में। इसकी वजह से जो पाइका की एक तो शक्तियां भी कम हो गई भाई, जिस राजा के अंडर में थे, जिससे उनको सारी चीजें मिलती थी, वो राजा ही नहीं रहे तो उनको वो चीजें नहीं मिल रही। दूसरी बात, उनके प्रेस्टीज का भी सवाल था कि उनके राजा को ऐसे कोई गद्दी से हटा सकता है। तो इसके बाद में बक्सी जगबंधु विद्याधर हैं, जो कि मिलिट्री चीफ हैं राजा ऑफ खुर्दा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक टर्म बार बार देख रहे हैं, राजा ऑफ खुर्दा, राजा ऑफ खुर्दा। तो राजा ऑफ खुर्दा के जो राजा हैं उनकी एक आर्मी थी, और उस आर्मी के चीफ थे बक्सी जगबंधु विद्याधर। तो इनके आर्मी चीफ थे बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु विद्याधर, he was the army chief of army of Raja of Khurda. With active support of Mukund Dev, the last Raja of Khurda, and Bakshi Jagabandhu led a sundry army of Paika, forcing the East India Company to retreat for a time in 1817. तो क्या होता है कि जो खुर्दा के राजा थे जिनका नाम था मुकुंद देव, क्या नाम था? मुकुंद देव। तो मुकुंद देव प्लस बक्सी जगबंधु विद्याधर, ये दोनों मिलते हैं, मिल करके और पाइका के सपोर्ट से अंग्रेजों को भगा देते हैं, ठीक है, विद्रोह करते हैं और अंग्रेजों को भगा देते हैं। और इसी को हम, जब ये दोनों मिल के पाइका के सपोर्ट से, कौन दोनों? मुकुंद देव और बक्सी जगबंधु विद्याधर, ये दोनों मिल के पाइका के सपोर्ट से अंग्रेजों को भगा देते हैं। तो उसी को हम जानते हैं पाइका विद्रोह के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पाइका विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो कि 1817 में 1817 में हुआ था, पाइका रिविलियन, ठीक है। दीनबंधु संत्र एंड हिज ग्रुप सरेंडर्ड इन 1818। तो अभी ये 1817 में सब कुछ चल रहा है, देखते रहिएगा इसको ध्यान से। हम पाइका रिविलियन ही अभी देख रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो ये रिविलियन हो रहा है, इसमें एक ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे दीनबंधु संतरा, ठीक है, दीनबंधु संत्र, इनका एंड हिज ग्रुप, तो ये 1818 में सरेंडर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं 1818 में। दीनबंधु संत्र एंड हिज ग्रुप सरेंडर्ड इन 1818, 1818 में सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और जब यहाँ पे ये 1817 में जब यहाँ पे पाइका रिविलियन हो रहा था,
तो जगबंधु विद्याधर जो है इनको कैप्चर कर लेते हैं अंग्रेज। लेकिन यहाँ पे जब ये सरेंडर करते हैं उसके बाद में जगबंधु विद्याधर जिनको कैप्चर कर लिया था, अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, वो कैसे भी करके वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वो जगबंधु डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ अलॉन्ग विद अदर रेबल्स वॉज शेल्टर्ड बाई राजा ऑफ नयागढ़। नयगढ़ के राजा हैं, ठीक है। अब अगला एक और पॉइंट आ जाता है, राजा ऑफ नयगढ़। नयगढ़, तो राजा ऑफ नयगढ़ जो हैं ये शेल्टर देते हैं किसको, आपके जो जगबंधु विद्याधर थे इनको शेल्टर यानी कि पनाह देते हैं। और उसके बाद में फिर से ये विद्रोह होता है, ठीक है, फिर से रिविलियन होता है। लेकिन 1825 में फाइनली जगबंधु को सरेंडर करना पड़ता है अंडर नेगोशिएटेड टर्म्स, ठीक है। नेगोशिएट होता है, अंग्रेजों के साथ में नेगोशिएशन होता है, ठीक। उसके बाद में 1825 में जगबंधु सरेंडर कर देते हैं 1825 में, और ये रिविलियन जो है वो प्रॉपर जो है 1825 में जगबंधु के बाद में खत्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं अगला आपका क्या है। तो अगला आपका है नरकेल बेरिया अपराइजिंग। ये पाइका आपको समझ में आया है? दोबारा से इसको एक बार नोट्स बनाने के बाद देखिएगा तो समझ में आएगा क्या क्या चीजें हो रही हैं। रिविलियन में देखिए यही है, आपको लीडर्स के नाम याद रखने हैं, कब स्पेशली कहाँ हुआ था वो थोड़ा बहुत आपको याद रखना जरूरी है। और अगर ईयर आपको याद नहीं भी हो पा रहा, लेकिन आपको ये ईयर याद करना मजबूरी इसलिए हो जाती है कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए पहले कौन सा हुआ है बाद में कौन सा हुआ है, तो वो जरूरी है। खैर अब हम देखते हैं नरकेल बेरिया अपराइजिंग। 14वां आपका है, 14th है नरकेल बेरिया अपराइजिंग। नरकेल बेरिया विद्रोह, तो ये आपका होता है अच्छा, इसका ईयर के बारे में एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, इसका कोई अभी उल्लेख मतलब अलग अलग जगह पर अलग दिया, इसलिए इसके बारे में हम ईयर हम देखते नहीं ना एग्जाम में, इसके ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स इसका है नहीं। हिस्टोरियंस ने भी अलग अलग टाइम पे दे दिया है इसके बारे में। देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। सो मीर निथार अली नोन एज टीटू मीर इंस्पायर्ड to rise against landlords, mainly Hindus, who imposed a beard tax on Ferraris and British indigo planters, often considered as first armed peasant uprising against British. This revolt soon took a religious hue. The revolt later merged into Wahhabi movement. तो देखिए सिंपल सी चीज ये है, यहाँ पे एक आपको नाम याद रखना है, मीर निथार अली। मीर निथार अली, अगर इनके बारे में हम देखें तो इनका टाइम पीरियड था मतलब ये 1782 में पैदा हुए और 1831 तक ये रहे। इन्हीं के टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें होती हैं, नरकेल बेरिया अपराइजिंग। और इन्हीं का दूसरा नाम है टीटू मीर। क्या नाम है? टीटू मीर। तो इनसे इंस्पायर होते हैं सब, किसके खिलाफ? लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ इंस्पायर होते हैं, स्पेशली कौन? हिंदूज, जिन्होंने जो मतलब कुछ लैंडलॉर्ड ऐसे थे, जमींदार ऐसे थे, हिंदू जमींदार, जिन्होंने दाढ़ी पे टैक्स लगा रखा था, ठीक है, और फैराजीज पे टैक्स लगा रखा था। और इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स थे वो उनके खिलाफ भी इंस्पायर हुए लोग आंदोलन करने के लिए, विद्रोह करने के लिए। किससे इंस्पायर हुए? टीटू मीर से या मीर निथार अली से। और फिर आगे चल के ये मर्ज हो जाएंगे किसमें? फिर आगे चल के ये मर्ज हो जाएंगे वहाबी मूवमेंट में। किसमें मर्ज हो जाएंगे? वहाबी मूवमेंट में, यानी कि वहाबी जो आंदोलन चल रहा है उसमें आगे जाके ये मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 15 नंबर, ये है आपका पहरिया रिविलियन, पहरिया विद्रोह। तो पहरिया रिविलियन आपका होता है 1778 में, 1778 में। British expansion led to an uprising the Pahariyas of Rajmahal Hills in 1778. British were forced to usher in peace by declaring the territory as दमनी कोल एरिया। तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि जो ब्रिटिश हैं वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना विस्तार कर रहे हैं।
और जब राजमहल हिल्स की तरफ इनका विस्तार होता है तो उसका ये विद्रोह करते हैं। ठीक, तो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो है, ब्रिटिश जो विस्तार है उसको अपोज करने के लिए ये रिविलियन होता है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, पहाड़िया कहाँ के थे, तो ये थे राजमहल की पहाड़ी के। ठीक है, पहाड़िया कहाँ के थे, राजमहल हिल्स के। और ये क्यों हुआ था, अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश, अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ये ब्रिटिश के विस्तार के खिलाफ हुआ था 1778 में राजमहल हिल्स में, राजमहल की पहाड़ियों में। और इस विद्रोह ने ठीक ठाक ये भी सक्सेस रहा था, जिसके चलते जो मजबूर किया था, मतलब जो ये पहाड़िया थे इन्होंने मजबूर किया अंग्रेजों को, ठीक है, कि उनको शांति क्या बोलते हैं, शांति बनाने के लिए मजबूर किया अंग्रेजों को। किसने, पहाड़िया ने। और अंग्रेजों को जो उनकी टेरिटरी थी उसको दमनी कोल एरिया डिक्लेयर करना पड़ा। जो इनकी टेरिटरी थी उसको दमनी कोल एरिया डिक्लेयर किया अंग्रेजों ने। ठीक है, कौन सा एरिया डिक्लेयर किया, दमनी कोल दमनी कोल एरिया डिक्लेयर किया पहाड़िया के एरियाज को, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ था। कब हुआ था, 1778 में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं सिंगपो रिबिलियन। क्या है अगला, सिंगपो। तो सिंगपो रिबिलियन आपका हुआ था 1839 यानी कि 1839 में हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो रिबिलियन ऑफ सिंगपोज इन असम in early 1830 was immediately quelled, but they continued to organize revolts. Uprising in 1839, death of British political agent Chief Narang Phidu led an uprising in 1843, which involved an attack on British garrison and death of many soldiers. तो क्या होता है देखिए, सबसे पहली बात तो ये सिंगपो की कहानी है, सॉरी असम की कहानी है। सिंगपो कहाँ के हैं, असम के हैं। और 1830 में, ठीक है, अर्ली 1830, 1830 की शुरुआत में ये विद्रोह करते हैं अंग्रेजों का। तो शुरुआत में इसको दबा तो दिया जाता है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे फिर से ऑर्गेनाइज होके और फिर रिवोल्ट करते हैं, फिर जो है विद्रोह करते हैं। और खास ये इंपॉर्टेंट होता है 1839 वाला, ठीक है, इन 1839। तो 1839 में जब ये रिवोल्ट करते हैं तो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। डेथ ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट 1839 में होता है। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे ये मेन, मतलब इस रिबिलियन को पहचान यहाँ मिलती है। शुरू 1830 टाइम के टाइम से हो गया था, 1830 के टाइम से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको पहचान मिलती है 1839 में। ठीक है, और अगर हम कुछ और इसके बारे में कुछ हमको देखना नहीं, अगर हम कुछ और देखते हैं तो एक लाइन और इसके बारे में देख सकते हैं कि चीफ नारंग फिडू है, चीफ नारंग फिडू, चीफ नारंग फिदू, चीफ नारंग फिदू, ये नाम भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेड एन अपराइजिंग इन 1843, तो 1843 में, कब, 1843 में ये भी जो है रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं, इनके लीडरशिप में विद्रोह होता है। और ये अटैक करते हैं जो ब्रिटिश गैरिसन है, यानी कि जो हथियार वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हथियार रखे हैं, शस्त्रागार, वहां पे हमला करते हैं और कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को भी ये लोग मार देते हैं। कहाँ पे, सिंगपोर रिबिलियन में, जो 1843 में होती है। बेसिकली ये सिंगपोर रिबिलियन आपको 1839 का इंट्रोड्यूस माना जाता है अच्छे से, क्योंकि 1839 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को लोग मार देते हैं। शुरू तो ये 1830 के टाइम से ही हो गया था। ठीक, तो ये हो गया आपका सिंगपोर रिबिलियन। इसके अलावा कुछ नाम हम देख लेते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक आपका है मिसमीज, 1836 में मिसमी आंदोलन या मिसमी विद्रोह, मिसमी रिबिलियन। कौन सा, मिसमी, MISHMI, ठीक है। और एक था आपका खम्पति रिबिलियन, जो असम में होता है 1839 और 1842 के बीच में। ठीक है, एक आपका हो गया मिसमीज, इसके बाद आपका हो गया खम्पति रिबिलियन असम में, और इसके बाद आपका हो गया
लुसाई रिवोल्ट इन 1842 एंड 1844 विच व्हेन दे अटैक्ड विलेजेस इन मणिपुर। तो ये कौन कौन से और नाम आपको याद रखने हैं 1857 से पहले जो आपका ईस्टर्न इंडिया और बंगाल में रिवोल्ट हुई, उसमें 3 नाम आपको और याद रखने। एक आपका हो गया मिसमी 1836 यानी मिसमी 1836। दूसरा आपका हो गया खम्पति KHAMPTI खम्पति रिविलियन जो कि आपका असम में होता है 1839 और 1842 के बीच में। और एक आपका है लुसाई रिवोल्ट LUSHAI लुसाई रिवोल्ट जो होता है आपका 1842 और 1844 में, जहाँ पे वो मणिपुर के कुछ गांव में अटैक करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ईस्टर्न इंडिया और बंगाल में जो जितने भी रिवोल्ट हुए थे, जितने भी 1857 से पहले के विद्रोह थे, वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, चीज़ें समझ में आई हैं, हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, अगर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियोस आपको जब भी अपलोड होंगी आपको उस लेक्चर का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। और लाइक करने के बाद में शेयर तो अपने सर्किल में कर ही दीजिएगा। शेयर नहीं करेंगे तो ना मेरा फ़ायदा है ना आपके दोस्तों का फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।